भूआकृति विज्ञान में हमने कंप्लीट किया था आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेटों की टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिकी किया था, भूकंप और ज्वालामुखी जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर हमने कंप्लीट किए जो कि आपका भूआकृति विज्ञान के भाग थे। अब हम करेंगे आज से जलवायु विज्ञान की शुरुआत। इसमें हमारा जो सबसे पहला चैप्टर होगा ये आपका है वायुमंडल का संगठन। ये आपका जो चैप्टर है इसमें आपके दो पार्ट है, वायुमंडल संगठन एक है, दूसरा है वायुमंडल की संरचना। तो आज हम करेंगे वायुमंडल का संगठन, ठीक है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम करेंगे वायुमंडल की संरचना। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो इसे आप अच्छे से नोट्स पे प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बाकी चीज़ें जो इसमें मैंने कुछ छोड़ दी हैं तो उसमें आपको समझा दूंगा, छोटे छोटे पॉइंट में लिखे हुए हैं तो उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए वायुमंडल का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे पहले बात आती है वायुमंडल की। वायुमंडल यानी वायु का मंडल। तो वायुमंडल क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वायुमंडल होता है वो क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा वायुमंडल होता है वो कैसे बना होता है, तो ये बना होता है विभिन्न गैसें, धूल कण और जलवाष्प, यानी आप कह सकते हैं विभिन्न गैसें प्लस धूल कण प्लस जलवाष्प का ये मिश्रित रूप है वायुमंडल। वायुमंडल में ये सारी चीजें होती हैं, विभिन्न गैसें, धूल कण और जलवाष्प। विभिन्न गैसें क्या क्या होंगी नीचे हम पढ़ेंगे, इनका क्या रोल होगा धूल कण का, नीचे हम पढ़ेंगे अभी आगे, और जलवाष्प का क्या रोल होगा हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए वायु, क्योंकि वायुमंडल है तो वायु की बात आनी चाहिए। वायु क्या होता है, तो वायु बारे में देखें, वायु कैसी होती है, ये आपकी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और गतिशील होती है, और ये संपीड्य भी होती है। रंगहीन, अब वायु जो होता है उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, यानी ये क्या देख नहीं सकते, यानी हमें पता नहीं है किस कलर का है ये, ठीक है, अदृश्य टाइप का होता है। ये कौन सा हो गया, रंगहीन हो गया। ऐसी कोई गंध नहीं होती है एयर की, हवा की, ये कौन सा हो गया आपका गंधहीन। इसका कोई स्वाद नहीं होता तो स्वादहीन हो गया। और ये हमेशा गतिशील होती है, ठीक है, तो गतिशील हो गई। और संपीड्य भी होती है, आपने देखा होगा हम लोग साइकिल में, बाइक में, अन्य टायरों में हवा को भरते हैं पंप से, आप क्या करते हैं, हम लोग कंप्रेस करते हैं एयर को। उसमें ऑलरेडी एयर होता है लेकिन वो एयर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है, तो हम क्या करते हैं उसको पंप के माध्यम से कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके टायर में कंप्रेशन करते हैं, उनका हवा का संपीड़न करते हैं, जिससे कम जगह में ज़्यादा हवा की मात्रा भरी जा सके, ठीक है। तो ये हम लोग संपीड़ करते हैं। और हवा को या फिर कोई भी गैस अगर है उसको हम संपीड़ कर सकते हैं, तो एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि उसे हम संपीड़ करते जाएं। जब बहुत ज़्यादा संपीड़ कर देंगे तो क्या होगा, वो हो सकता है कि आपका द्रव में परिवर्तित हो जाए, ऐसा होता है, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जो आपके घर पे एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, उसमें जब हम खोलते हैं उससे क्या बाहर निकलता है, गैस, लेकिन एक्चुअली अंदर क्या होता है, अंदर लिक्विड होता है। कैसे लिक्विड होता है, वो जो गैस होती है उसको इतना कंप्रेस करके उस सिलेंडर में भर दिया गया होता है कि वो जो गैस होती है वो लिक्विड का फॉर्म ले लेती है। आप कभी उसे हिला के देखेंगे तो उसमें पानी जैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। और जब ब्लास्ट होता है तो वहीं, क्योंकि इतना कंप्रेस करके उसमें भरा होता है गैस, जब वो कहीं से लीकेज करता है, ब्लास्ट होती है गैस, तो बहुत तेज़ी से विस्फोट में होता है, क्योंकि जो उसमें गैसें भरी होती है तेज़ी से बाहर निकलना चाहती हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अगला देखिए हमारा टॉपिक है घनत्व, पॉइंट है घनत्व। घनत्व का देखिए ऊंचाई पर जाने पर घटता है, क्या घटता है, तो वायुमंडल में जो हवाओं का जो गैसेज हैं उनका जो घनत्व है ऊपर जाने पर घटता है। क्योंकि पृथ्वी जो हमारी है उसमें अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी पे है, लग रहा है वो वायुमंडल को बांधे हुए है, अपने चारों तरफ रुके हुए है। और ये क्या होता है, जो नीचे आपकी वायुमंडल की सतह है, जब पृथ्वी ऊपर जाते रहेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका घनत्व घटता जाएगा। और जब घनत्व घटता जाएगा मतलब प्रेशर भी घटता जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है ये आपका घनत्व के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है। आपने सुना होगा कि पहाड़ों पे जाने पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है वो, ठीक है। कहते हैं कि दाल तेज कम पकती है, देर से पकती है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर कम होने की वजह से आपका जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है, जिससे काफ़ी देर में खाना पकता है। और ये भी सुना होगा तो हिमालय पर्वत पे या फिर किसी पर्वत पे जब पर्वतारोहण करते हैं तो क्या करते हैं वो लोग अपने साथ सिलेंडर ले चलते हैं ऑक्सीजन की। क्यों चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी गैसेज हैं, मैंने बताया आपको, उनका घनत्व कम है, प्रेशर कम है, घनत्व कम है, दोनों चीज़ें। घनत्व कम यानी मात्रा कम है, जब उसको हम सक करेंगे, ठीक है, जब हम उसको वहाँ पे जब सांस लेते हैं तो हमें कम मात्रा मिलती है, इसलिए हम अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं, जिसमें हम कंप्रेस करके गैसों को भरे रहते हैं, वहाँ जाके यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। ऊंचाई जाने पर जो आपका घनत्व है वो घटता है हवा का, सबसे ज़्यादा पृथ्वी के नज़दीक में होता है, ऊपर जाने पर घटता जाता है। अब देखिए संगठन यानी कंपोजिशन की बात कर रहे थे, वायुमंडल का संगठन चैप्टर ये हमारा है। तो इसमें देखेंगे कि किन किन गैसों का संगठन है, ये हम देखेंगे। इसमें देखिए मुख्यतः जो गैसें हमारी हैं क्या क्या है, इसमें आपका है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, नियान, क्रिप्टॉन, जिनान।
ठीक है। ये सारी गैसेस होती हैं। इसमें हमारा मुख्यतः जो ऑक्सीजन होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका, ये 21% है एटमॉस्फेयर में। और ये कितना है नाइट्रोजन, ये आपका 78% है, 78%। अब ये दोनों देखिए मिला कितने हो जा रहे हैं 99%। यानी देखिए दो जो हमारी गैसें हैं ये दो मिला कितना हो जा रहा है 99%। टोटल हमारा वायुमंडल है उसका 99% ये दो गैसें हैं। बाकी 1% में ये सारी गैसें हैं। कौन कौन? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें 1% में है। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.03% है। ठीक है, अब 0.03% ही। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमने सुना होगा कि कई कंपनियों या फिर जो आपके कारखाने होते हैं उनसे धुएं से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सब बातें सुनी होंगी। सोचिए 0.03%, 0.03% से इतनी तबाही मच जा रही है। अगर ये 1% तक पहुँच जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो ये आप सोच सकते हैं 1% पर पहुँच गया तो होता है कि पृथ्वी एकदम धकने लगेगी, ताप इतना बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, शायद जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जीवन संभव ना हो शायद। अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, धूलकण मौसम बदलाव में मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो वायुमंडल होता है उसमें आपका गैसें, धूलकण, जलवाष्प होती है। यहाँ बताया गया है कि जो वायुमंडल में उपस्थित ये आपको 3 चीज़ें होती हैं, जलवाष्प, धूलकण। ठीक है, 3 चीज़ें गैस हमने पढ़ लिया, बचा आपका जलवाष्प और धूलकण। वो मौसम बदलाव में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं आगे हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, अब ये क्या करते हैं इन दोनों वजह से मौसम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये देखिए क्या होता है, आंधी, तूफान, कोहरा, वर्षा, हिमपात, ओस, ऐसी अन्य चीज़ें भी होती हैं। ये इन्हीं का कारण है, जलवाष्प और धूलकण। और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से ये होती हैं आपकी ये चीज़ें, इनके कारण से। आगे देखिए, अब बात करते हैं जो हमने यहाँ गैसेस पढ़ा था, तो जो कुछ प्रमुख गैस है उनके बारे में हम यहाँ देख लेंगे कि उनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या सहायक है हमारी डेली लाइफ में। देखिए, ये पहला हमारा है ऑक्सीजन, लिखा है हमने, दूसरा नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 3 चीज़ें मुख्य जो गैसी हमने यहाँ लिख लिया है जो कि काफ़ी चर्चा में रहती हैं। तो ऑक्सीजन देख लीजिए। अब ऑक्सीजन देखिए क्या है, दूसरे तत्वों के साथ यौगिक, यानी जो ऑक्सीजन आपका होता है वे अन्य तत्वों के साथ मिलकर संक्रिया कर लेता है, आसानी से संक्रिया करता है और नया यौगिक बनाता है। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होता है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, H2O यानी कि जल बनाता है। ये आपका एग्जाम्पल हुआ। आगे देखिए, प्रज्वलन में सहायक, कोई भी चीज़ आप अगर घर पे जला रहे हैं, कहीं भी कुछ जला रहे हैं, अगर ऑक्सीजन वहाँ पे उपस्थित नहीं है तो वो जल नहीं सकता। अगर कोई चीज़ कहीं जल रही है तो आप बिल्कुल समझ जाइए, श्योर हो जाइए, कहीं ना कहीं वहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग पढ़ते थे, एक लालटेन होता था, उसमें हम लोग क्या करते थे, पढ़ते थे। आपने देखा वो पैक होता था, लेकिन आप ध्यान से देखे होंगे तो ऊपर कुछ छोटे छोटे से ऐसे ऐसे देखे होंगे, या ये इतने आकार के गोले में डॉट बने के मतलब कटे होते थे, जिससे कि वहाँ से आपकी गैसें निकल जाती थी। कभी आपने ये करके देखा उसमें कि जब उनको जो छेद थे छोटे छोटे उनको आप बंद कर दीजिए एक बार, देखेंगे आप कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंडों में क्या होगा कि उस आपके जो शीशे का जो ग्लास होता है लैंप का, उसमें धुआं ढेर सारा भर जाएगा, यानी कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो उसमें भर जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जलने पे, भर जाएगा उसमें, और फिर क्या होगा वो अपने आप बुझ जाएगा। तो इससे आप समझ सकते थे कि जो आपका ऑक्सीजन होता है उनके जलने में सहायक होता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, प्रज्वलन में सहायक होता है ऑक्सीजन आपका। और प्राणदायी क्यों होता है? क्योंकि अब देखिए, खाना पानी तो हम दिन में 2 बार 3 बार यूज करते हैं, लेकिन जब सांस लेते हैं हर सेकंड, यानी कि 10 सेकंड 15 सेकंड में आप हमेशा सांस ही लिए जा रहे हैं, दिन भर अनवरत सांस लिए जा रहे हैं। ठीक है, हर समय सांस लिए जा रहे हैं, तो ये क्या है आपका प्राणदायी है, यानी ये अगर ना हो तो जीवन असंभव है, यानी कि जीवन नहीं हो सकता। अगर देखिए नाइट्रोजन, बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन हमारा 78% है, क्योंकि मेजर पोर्सन है, इसकी बात करना जरूरी है। लिख देते हैं यहाँ पे 21, ये 78, ये आपका समथिंग होता है 0.0 समथिंग होता है, और ये आपका 20.95 करके समथिंग होता है, क्योंकि वो मोटा मोटा 21 और 78% माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन बात करते हैं, लिख रहा है सुगमता से यौगिक निर्माण नहीं। अभी ऊपर ने पढ़ा कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो अन्य तत्वों के साथ मिलकर सुगमता से आपका किसका निर्माण करता है, सुगमता से आपका ये यौगिक का निर्माण कर लेता है। उसी के अपोजिट अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो सुगमता से यौगिक निर्माण नहीं करता। ठीक है, प्रज्वलन नियंत्रण, अब देखिए यहाँ पे ये क्या था, ऑक्सीजन प्रज्वलन में सहायक था। अब यहाँ क्या है, प्रज्वलन नियंत्रण। अगर हमारा नाइट्रोजन अगर ना हो तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन की वजह से तो जलेगा और ये आग बहुत तेजी से फैल जाएगी, फैलती चली जाएगी, रुकेगी नहीं। लेकिन जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसके प्रज्वलन में कंट्रोल करता है, यानी इसकी जो जलने की दर है उसको कंट्रोल करता है।
ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाइट्रोजन आपने सुना होगा कि मिट्टी में जो होता है नाइट्रोजन कमी होती है तो प्रॉब्लम्स होते हैं, अच्छी फसल नहीं होती, चीज़ें नहीं होती हैं। और जीव जंतुओं में भी आपके जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए मृदा में स्थिर हो जाती है, यानी मृदा में भी ये सहायक है, तो ये आपका मृदा में चली जाती है, मिल जाती है, तो हम ये सहायक करती है। और पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण, पेड़ पौधे नाइट्रोजन की मदद से क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो उनके विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका। ये नाइट्रोजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। अब आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपका 0.03% होता है। ये क्या होता है, जलने से उत्पन्न होता है। कोई चीज़ अगर जलाते हैं आप तो वहाँ से ये उत्पन्न होती है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। कहाँ सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्योंकि जो पौधे या पेड़ पौधे हमारे होते हैं ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना ये भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तीसरा देखिए जलवायु में महत्वपूर्ण। जलवायु महत्वपूर्ण कैसे है, तो देखिए जो सन से हमारी जो किरणें आती हैं, सौर विकिरण आता है पृथ्वी पे, वो क्या करता है, पृथ्वी पे आती है और क्या करता है, आपका टेम्परेचर को बढ़ाता है, ठीक है। नीचे आती है, वहाँ से जो लघु तरंगें आती हैं विकिरण के दौरान, लघु तरंगें आती है, उन्हें तो आने देती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब ये परावर्तित होकर इसे पार्थिव, जब विकिरण परावर्तित होकर जाती है वापस, जब उत्सर्जित हो जाती है, जिसे बोलते हैं पार्थिव किरणें। जब पार्थिव विकिरण होता है तो ये क्या करती है, उसका आंशिक शोषण कर लेती है, यानी पूरी तरह से जो किरणें पृथ्वी पर आई होती हैं उनका रिफ्लेक्शन नहीं होने देता, उन्हें वो रोक लेती है, एक चादर का निर्माण कर लेती है, जिस तरह की उनका पूरी तरह से परावर्तन न हो पाए पार्थिव किरणों का। ये इस तरह ये पृथ्वी को जो ताप है, ताप संतुलन में सहायक होती है। देखिए यहाँ पे पार्थिव विकिरण अवशोषण कर लेती है, ये आपका ताप में सहायक होती है, जिससे आपका सीधे सीधे जलवायु जुड़ा होता है ताप से। अब देखिए हमने 3 चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी, गैसें, धूलकण, जलवाष्प। तो हमने गैसें यहाँ पे देख लिया थी, अब देख लेते हैं जीव जलवाष्प, इसके बाद फिर देखेंगे धूलकण। जलवाष्प में देखिए क्या है, जलवाष्प बारे में बताया गया है कि जलवाष्प जो होता है आपका, क्योंकि जलवाष्प जो होता है भारी होता है, अन्य गैसों से भारी होता है, तो ये आपका 8 किलोमीटर तक, यानी पृथ्वी के तल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक 98% भाग इसका होता है, जलवाष्प का 98% भाग, ठीक है। और ये भी आपका ताप संतुलन में सहायक होता है। ताप संतुलन कैसे सहायक होता है, ये भी आपका जो जिस तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड किरणों को ऑब्जॉर्व कर लेती है, इसी प्रकार आपका ये जो है टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर, जो सन से किरणें आती हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्व करके कम एनर्जी देती है, और जब ऊपर पार्थिव किरणें जाती हैं तो फिर उनको एब्जॉर्व कर लेती है, यानी न तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, न तो उसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा होने देती है और न तो बहुत ज़्यादा गर्म होने देती है, यानी टोटल टेम्परेचर को बनाए रखती है, सामान्य ताप मेंटेन रखती है, ताप संतुलन देखिए लिखा है यहाँ पे। और देखिए विषुवत रेखा पर अधिक, ये जो आपका जलवाष्प होता है ये विषुवत रेखा पर सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा समझ रहे होंगे आप, पृथ्वी पे ये है आपका, ये विषुवत रेखा है, इसे इसे ये विषुवत रेखा है, जब भूमध्य रेखा से बोलते हैं। यहाँ पे आपका ये कर्क रेखा, ये नीचे मकर रेखा होता है, ये मकर, ये कर्क। यहाँ जो विषुवत रेखा है आपका, यहाँ पे जलवाष्प क्या होता है, अधिक मात्रा में होती है। और देखिए मैंने यहाँ क्लियर बनाया हुआ है, ये विषुवत रेखा है, और ये चूंकि पृथ्वी है तो यहाँ पे जो इसका नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो ऊपर है नॉर्थ पोल जाने पर भी और साउथ पोल जाने पर दोनों तरफ क्या होता है, जलवाष्प में कमी होती है, दोनों तरफ विषुवत रेखा से सर्वाधिक, साउथ में भी जाने पर कमी, ऊपर नॉर्थ में जाने पर भी जलवाष्प में कमी होती है। अगला देखिए लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, धूलकण। धूलकण में क्या क्या होते हैं, धूलकण देखिए वायुमंडल में उपस्थित ठोस कण, जो भी वायुमंडल में आपके ठोस कण उपस्थित होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, फूलों के पराग, धुएं का कण, रेत के जो बालू उड़ती है या फिर जो धूल उड़ते हैं, ये सब होते हैं आपके अवशोषण। और क्या करता है ये आपका अवशोषण करता है, किसका अवशोषण करता है, क्योंकि जो आपकी सनलाइट आती है, ठीक है, तो उनका भी ये अवशोषण करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में टहल रहे होते हैं तो इन पर पड़ती है, तो ये कुछ ये टेम्परेचर को ये ऑब्जॉर्व करते हैं और क्या करते हैं, प्रकीर्णन भी करते हैं, यानी कुछ इनको रिफ्लेक्ट यानी परावर्तन भी करते हैं, कुछ प्रकीर्णित कर देते हैं। इसी कारण ये प्रकीर्णन कारण क्या होता है, जो हमारा आसमान है क्योंकि वो तो काला रंग का है, इसी प्रकीर्णन के कारण धूल कण जो पार्टिकल होते हैं सनलाइट पे आती है, ये इसका प्रकीर्णन कर देती है, जिसके कारण जो हमारा आकाश है वो हमें नीला दिखाई देता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको लिखना चाहिए, प्रकीर्णन। और देखिए संघनन में सहायक, ये आपका जो संघनन होता है, कंडेंसेशन जिसे बोलते हैं, उसमें भी सहायक होता है क्या, धूलकण। ये जलवाष्प से जाके मिल के क्या कहता है, उसे संघनन में उसको सहायता प्रदान करता है, जैसे कि संघनन आसानी से हो जाता है, ठीक है। जब वो जलवाष्प संपर्क में आता है
तो तुरंत उनको संघटित कर देता है, ठोस बूंदों के रूप में, सॉरी ठोस नहीं, बूंदों के रूप में बना देता है। तो ये था हमारा आज का वायुमंडल का संगठन का छोटा सा वीडियो था ये, जिसमें मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी सारी बातें बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि जितना भी कंटेंट अधिक से अधिक हो सके आपको उसमें दिया जा सके, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कुछ हो सकता है। बाकी मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, वायुमंडल की संरचना को पढ़ाऊंगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।